अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और फैमिलीज़ के साथ शेयर करना मत भूलें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने बात करनी है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चीज़ क्या है और कैसे हासिल होता है, और इसमें बाकी पॉइंट्स कौन से आने हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिस्प्ले ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया जनरल और उसकी टाइप्स को पढ़ा। तो वहाँ हमने देखा कि जब एक लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें एक विजुअल डिस्प्ले मिलता है। वो लाइट डिफरेंट मज़ीद छोटी छोटी लाइंस में, वेव लेंथ्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वो स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये बात हो रही है लाइन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन चूँकि एलिमेंट है तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, उसमें लाइंस बनती हैं, उसमें गैप्स आते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका डिस्प्ले, द डिस्प्ले ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये बनेगा कैसे? व्हेन हाइड्रोजन इज इनक्लोज्ड, जब हाइड्रोजन को बंद कर दिया जाता है एक कंटेनर में और फिर हीट किया जाता है तो इट इमिट्स रेडिएशंस। उन रेडिएशंस को आप हम अगर स्पेक्ट्रम से पास करें, उसके उसका स्पेक्ट्रम हासिल करें थ्रू पासिंग प्रिज्म से पास करके हम उसका स्पेक्ट्रम हासिल करें तो हमारे पास वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एमिटेड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। और अगर हम एब्जॉर्ब्ड लाइट का स्पेक्ट्रम हासिल करना चाहें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। दीज रेडिएशंस आर एक्चुअली इमिटेड। ये जो रेडिएशंस हैं जब हम उसको हीट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस हो तो उससे रेडिएशंस इमिट होंगी। और रेडिएशंस क्यों इमिट हो रही हैं? ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। और उन इमिटेड लाइंस रेज को हम उसमें से पास करें प्रिज्म में से तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो हासिल होगा। इसको ये समझा दूं थोड़ा सा। ये न्यूक्लियस और ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा, चार ले लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल के अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन गैस को आपने हीट किया तो ये सारी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके हर शेल पे चला गया। हम उसको चौथे के ऊपर ही भेज देते हैं, चले यहाँ पे चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल के ऊपर चला गया है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइटेड। और ये जो स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी इस एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो उसको वापस जंप करना है क्योंकि वहाँ पे वो अनस्टेबल है, रह नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन वापस जंप करता है, जिस शेल से गया था उसी शेल में वापस आ जाता है। जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी वो इमिट कर देता है। तो हम क्या कर लें कि हम ये जो इमिटेड एनर्जी है इसका कलेक्ट करें, प्रिज्म में से पास करें तो हम स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं, जिसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। इसी तरह हम जो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी का भी हम स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और जितनी एनर्जी उसने इमिट की है उससे हम स्पेक्ट्रम बनाए तो हम उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो बेसिकली ये जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, जो लाइट इमिट हो रही है, जो रेज इमिट हो रही हैं, ये क्यों इमिट हो रही हैं? ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। आई होप कि समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट हिस्ट्री, दूसरी जो हेडिंग है हमारी हिस्ट्री। The first spectral lines were discovered by Lyman and Balmer in 1887। लेमन और बाल्मर दो साइंटिस्ट, इन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन किया। और वो जो लेमन और बाल्मर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम था। और आज तक एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है। तो इसलिए लफ्ज़ आया स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि इसमें लाइंस थी स्पेक्ट्रम के अंदर, तो स्पेक्ट्रल लाइंस। नील बोर ने अपनी जो एक्सप्लेनेशन है अपने मॉडल की वो
एस्टैब्लिश की और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनकी पहली एक्सप्लेनेशन दी इन 1913 में। हम जानते हैं कि उससे पहले रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कंटिन्यूस बनना चाहिए, लेकिन हकीकत के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनता है एलिमेंट का वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम और वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो ये बोर तो उसको जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका था, लेकिन बोर ने इस बात को एक्सप्लेन किया। बोर ने पहली एक्सप्लेनेशन दी। किस किस चीज़ की पहली एक्सप्लेनेशन दी? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। बाल्मर ने, लेमन ने फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया। कैसे आता है, कैसे बनता है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, लेकिन बोर ने 1913 के अंदर पहली दफ़ा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, बताया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं ये क्यों बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। दैट्स द पॉइंट। अब नंबर 3 पे तीसरी जो मेन हेडिंग है वो ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर ने जो मॉडल दिया, बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल जो ये जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है हाइड्रोजन का, वो कैसे हासिल होता है। तो इसके लिए ऊपर हमने बात की कि एक्साइटेशन होती है और डी एक्साइटेशन होती है। तो हमें पहले पता करना है कि एक्साइटेशन का फेज कौन सा है, एक्साइटेशन कैसे होगी। तो बोर ने कहा था अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल कि जब करंट पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस में से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट लो प्रेशर, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये जो एटम्स हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रिक एब्जॉर्ब से। तो दीज एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्योंकि हम उसको करंट दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन के एटम्स ने एब्जॉर्ब की। पहले मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की, वो टूट के एटम्स में। अब एटम्स तो नहीं टूटेंगे ना, एटम्स ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की। एटम्स की वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब उन्होंने की तो किधर गई? इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की। तो एक्चुअल जब हम कह रहे हैं कि एटम्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो बात है कि एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड। अब मैं आपको बताया एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल के ऊपर चले गए। जब हायर एनर्जी लेवल पर चले गए तो हम कहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए। और ये द हायर एनर्जी ऑर्बिट्स जो हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर गए। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 पे जंप करेगा। बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब की है तो ऑर्बिट 2 से ऑर्बिट 3 पे चला जाएगा। उससे भी ज़्यादा एब्जॉर्ब की है तो ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 4 में, 5 में, 6 में वो जंप कर सकता है। इट्स डिपेंड कि जो इलेक्ट्रॉन है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। और अगर इससे ये जो जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है इससे अगर आप स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करें तो दिस गिव्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? कि आप ये चेक कर रहे हो कि कौन कौन सी एनर्जीज, कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई हैं। नेक्स्ट, डी एक्साइटेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल पे तो चला तो गया लेकिन वहाँ पे स्टेबल नहीं है, वहाँ पे वो रह नहीं सकता ज़्यादा देर के लिए। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अनस्टेबल, अनस्टेबल हैं। कम बैक टू वन ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल्स, वो वापस से जंप करेंगे किसी लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स में कम टू द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करेंगे। तो किस एनर्जी लेवल में जंप करेंगे? वो अगर 7 में मौजूद है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन 7 में मौजूद है तो वो वापस बैक कर सकता है, जंप बैक कर सकता है 6 में, वो 5 में, वो 4 में, वो 3 में, वो 2 में, वो 1 में, किसी भी लोएस्ट एनर्जी लेवल में वो जंप कर सकता है। डिपेंड करता है ये उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी जो वो एब्जॉर्ब करके गया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फिर जंप करेगा। तो द इमिट एनर्जी दे हैड एब्जॉर्ब, जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी ऊपर जाने में उतनी एनर्जी वो वापस आने में इमिट कर देंगे। और ये जो इमिटेड एनर्जी है इससे अगर आप स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हो तो दैट स्पेक्ट्रम विल बी कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो या
एमिशन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है और उसके अंदर लाइंस आती हैं, तो जिनको हम स्पेक्ट्रम के अंदर आने वाली लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है। हमने बताना है ये स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से आती हैं, कब आती हैं, कैसे आती हैं, और इनको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर ने एक प्रोडिक्शन की थी, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। बोर ने प्रोडिक्ट किया था क्या क्या, वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन यूजिंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है वो बोर ने बनाई थी और हमने भी इस इक्वेशन को ड्राइव किया है। वेव नंबर की इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग इनटू 1/n1 स्क्वायर ऑफ n1 माइनस 1/स्क्वायर ऑफ n2। यहाँ पे n1 लोअर एनर्जी लेवल है और n2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है। रेडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं 1.09678 इंटू 10⁻⁷, बाकी पार्ट उसी तरह से। तो ये इक्वेशन जो है वो बोर ने भी ड्राइव की थी, हमने भी इसको ड्राइव किया। इस इक्वेशन को यूज़ करके बोर ने वेव नंबर प्रेडिक्ट किए थे। उसने कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था, लेकिन उसने ऑन थ्योरी वेव नंबर को जो है वो प्रेडिक्ट किया था। तो जब बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला अच्छा, बोर ने जो वेव नंबर प्रेडिक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट से ऑलमोस्ट वही वेव नंबर हासिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बोर का जो मॉडल था वो एक्सपेरिमेंटल जो मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है, उसके करीब करीब उसका डाटा आता है। द वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, हम भी अब भी उनको कैलकुलेट करना चाहें तो इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 हमें पता हो, n2 पता हो, तो बस हमने n1 और n2 की वैल्यू पुट करनी है, रेडबर्ग कांस्टेंट उसकी वैल्यू पुट करनी है और वेव नंबर कैलकुलेट कर लेना है। तो जब ऐसा किया जाता है और प्रैक्टिकली जब इसको देखा जाता है तो स्पेक्ट्रल सीरीज हासिल होती हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब अगर हम n1 की वैल्यू पुट करें, n2 की वैल्यू पुट करें, तो उसके अंदर हमें जो है वो बहुत सारी लाइंस ऑब्टेन होती हैं n1 से n2। n1 तो एक ही होगा, n2 तो कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये हो गया n1 पहला शेल, ये n2, n3, n4, n5, n6। तो n1 से इलेक्ट्रॉन आप भेजें तो यहाँ और जो है वो आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, वेव नंबर डिफरेंट होगा। n1 से आप यानी शेल नंबर 1 से आप शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएं या इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेड हो, ये वहाँ से वापस जंप करे तो यहाँ पे और वेव नंबर होगा, यहाँ पे और वेव नंबर होगा, यहाँ पे और वेव नंबर होगा, यहाँ पे एक और वेव नंबर होगा। ये जितने भी वेव नंबर्स आएंगे ये सारे क्लोज वैल्यूज़ के अंदर होंगे, करीब करीब वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये सारे ही n1 से आगे जा रहे हैं। n1 से ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 2 में, ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 3 में, ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 4 में, या रिवर्स में आप बात कर सकते हो कि सबका जंप जो है वो ऑर्बिट नंबर 1 में हो रहा है, शेल नंबर 1 में हो रहा है, तो कि सारे ही घूम फिर के शेल नंबर 1 में आ रहे हैं, ये सारे ही शेल नंबर 1 से गए थे। तो ये जो एक सीरीज आपको मिलेगी इसको आप बोलोगे स्पेक्ट्रल सीरीज। तो डिफरेंट तरह के स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। वो कौन सी हैं स्पेक्ट्रल लाइंस जो स्पेक्ट्रल सीरीज आपके सामने? लेमन सीरीज। लेमन सीरीज तब हमें मिलती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो n2 से n1 में जंप करता है। n1 क्या है? शेल नंबर 1, शेल नंबर 1 में जंप करता है, शेल नंबर 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, 5 से 1 में आए, कहीं से भी आए, आना किस में है? 1 में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जंप बैक करते हैं शेल नंबर 1, तो जितनी एनर्जी वो इमिट करते हैं उससे जो वेव नंबर आता है, तो उसको अगर हम उस वेव नंबर को, सारे वेव नंबर को चेक करें तो बहुत क्लोज हैं। ऐसा चेक किया था लेमन ने, इसलिए हम इसको लेमन सीरीज कहते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन को शेल नंबर 1 में जंप ना करवाएं, शेल नंबर 2 में जंप करवाएं, शेल 2 में कहाँ से जंप करवाएं? 3 से जंप करवा लें, 4 से जंप करवा लें 2 में, 5 से जंप करवाएं 2 में, 6 से जंप करवाएं 2 में। तो यहाँ एक और हमें सीरीज मिलेगी वेव नंबर की, इसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, क्योंकि ये बाल्मर ने पहली बार कैलकुलेट किया था, इनको निकाला था, आइडेंटिफाई किया था, या कह लें इनको डिस्कवर किया था।
फिर हम इलेक्ट्रॉन को शेल नंबर 2 में जंप करने के बजाय शेल नंबर 3 में जंप अगर करवाएं तो कहाँ से 4 से 3 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है, 6 से 3 में आ सकता है, 7 से 3 में आ सकता है। तो यहाँ पे एक और सीरीज बनती है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था पास्चन ने, दैट्स अ पास्चन सीरीज। फिर शेल नंबर 4 के अंदर अगर जंप करे इलेक्ट्रॉन, कहाँ से जंप करे, 5 से 4 में आ जाए, 6 से 4 में आ जाए, 7 से 4 में आ जाए, 8 से 4 में आ जाए, तो एक और सीरीज वेव नंबर की एक ग्रुप एक कलेक्शन मिलती है, इसको ब्रैकेट सीरीज कहते हैं क्योंकि ब्रैकेट ने इसको आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम। फिर इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन को जंप करवा लें शेल नंबर 5 में, कहाँ से 6 से 5 में, 7 से 5 में, 8 से 5 में, 9 से 5 में, तो जो हमें सीरीज ऑब्टेन होती है उसको हम नाम देते हैं पफरेंट सीरीज का। क्यों पफरेंट सीरीज, क्योंकि पफरेंट ने फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया था। तो ये डिफरेंट सीरीज बनती हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये सीरीज कैसे बन रही है, हम इनको ये नाम क्यों और कैसे दे रहे हैं। अब अगली बात, स्पेक्ट्रल ये जो लाइंस हमें ऑब्टेन हो रही हैं इनके रीजन्स हैं, इनके रीजन्स हैं क्योंकि जो लाइट है उसके अंदर अगर हम जितना भी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करें तो उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है, ये वो पोर्शन है जिसको हमारी लाइट डिटेक्ट कर सकती है, इसको हम विजिबल पोर्शन कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं। इसके एक एंड के ऊपर वायलेट कलर मौजूद होता है और इसके एक एंड के ऊपर जो है वो रेड कलर मौजूद होता है। ये जो विजिबल पोर्शन है ना हमारा स्पेक्ट्रम का, तो ये विजिबल पोर्शन बहुत छोटा सा है जो हमारी लाइट डिटेक्ट कर सकती है। इसमें 7 विजिबल कलर्स आते हैं। तो इसके एक एंड के ऊपर वायलेट कलर है, दूसरे एंड के ऊपर रेड है। तो अगर आप रेड से इस तरफ आप चेक करें तो ये जो रेड से दूसरी तरफ का पोर्शन है इसको हम इंफ्रा रेड पोर्शन कहते हैं, IR का नाम देते हैं। और वायलेट से आप इस तरफ आ जाएं तो इसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट का, UV कहते हैं। ये आपने सुना होगा UV रेज। तो UV रेज जब हम कहते हैं तो इस तरफ, ठीक है, वायलेट से लेफ्ट हैंड साइड पे ये वायलेट से भी छोटी छोटी वेवलेंथ्स जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज। तो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी एक बाउंड्री पे वायलेट, दूसरी बाउंड्री पे रेड। तो रेड से आगे जाएं, रेड एक बड़ी वेवलेंथ है, तो रेड से भी बड़ी बड़ी वेवलेंथ्स वाली जो रेज हैं उनको चेक करें तो वो इंफ्रा रेड रेज हैं। वायलेट बहुत छोटी वेवलेंथ है, अगर वायलेट से मज़ीद छोटी वेवलेंथ हो जो हमारी आइज़ डिटेक्ट नहीं कर पाती तो ये जो पोर्शन है अल्ट्रा वायलेट रीजन कहलाता है। तो 3 रीजन हो गए स्पेक्ट्रम के, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन और अल्ट्रा वायलेट रीजन। इन्हीं रीजन्स की बात हो रही है, रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के जो ऊपर 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास हैं, 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। तो ये इन किन रीजन्स के अंदर आती हैं, तो ओनली बाल्मर सीरीज, ये याद रखना है, ओनली बाल्मर सीरीज वाज ऑब्जर्व्ड इन विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। बाल्मर सीरीज MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बाल्मर सीरीज ही आपको विजिबल पोर्शन के अंदर नज़र आती है। ये जो पोर्शन है इसी के अंदर आपको बाल्मर सीरीज नज़र आती है, बाकी जो चारों सीरीज हैं वो आपको दूसरे रीजन्स में मिलती हैं। जो लेमन सीरीज है इट लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, ख्याल रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। लेमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, इस तरफ आपको लेमन सीरीज नज़र आएगी अल्ट्रा वायलेट में। और जो बाकी दोनों तीनों हैं, पाशन, ब्रैकेट, पफर, दे आर लाई इन इंफ्रारेड रीजन्स, ये आपको रेड के इस तरफ नज़र आती हैं, इंफ्रारेड पोर्शन के अंदर आपको नज़र आती हैं, स्पेक्ट्रम के इस पोर्शन के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दे लाई इन इंफ्रारेड रीजन। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। अब 1 बाय 1 हमने इन पांचों जो सीरीज हैं इनको डिस्कस करना है और इनके अंदर आने वाले डिफरेंट वेव नंबर्स को हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं लेमन सीरीज का। लेमन सीरीज कैसे हासिल होती है जी, the various lines in lemon trees got their explanation by considering that the electrons of hydrogen fall back to N1 from the higher levels। यानी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N1 में, कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है,
वो शेल नंबर 2 से आ सकता है, शेल 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, कहीं से भी आ सकता है। आना कहाँ है? लाजमी तौर पे N1 में। अगर वो N1 में शेल नंबर 1 में जंप करे तो दैट इज़ द लेमन ट्रीज। चलो इसको चेक कर लेते हैं। अब बहुत सारी लाइन्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। शेल नंबर 2 से 1 में आए तो फर्स्ट लाइन, 3 से 1 में आए तो सेकंड लाइन, 4 से 1 में आए तो थर्ड लाइन, और मज़ीद आगे भी आप लाइन ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक हम जो है वो इन्फिनिटी वाली लाइन जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपको कैसे ऑब्टेन होगी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 के अंदर, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, तीसरा, चौथा। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करे शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में, तो यहाँ से जो लाइट इमिट होगी उसको हम पकड़ें, उसका वेव नंबर, उसकी वेव लेंथ कैलकुलेट करें और उससे हम उसका वेव नंबर कैलकुलेट करें, तो वो लाई करेगा लेमन ट्रीज के अंदर। तो चलें हम फार्मूला पुट करते हैं। वेव नंबर का फार्मूला, और ये रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शेल नंबर 1 लोअर लेवल। आर लेवल क्या है? शेल कहाँ से आ रहा है? शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 से आ रहा है, तो 2 पुट करें। 1 का स्क्वायर सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर सॉल्व करें, इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 82.26 × 10⁵ पर मीटर। सेकंड लाइन ऑब्टेन करनी हो तो उसी तरह आप जो लोअर लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, वो तो शेल नंबर 1 होगा। हायर एनर्जी लेवल शेल नंबर 3, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा शेल 3 से शेल नंबर 1 के अंदर। तो आप लोअर एनर्जी लेवल 1, हायर एनर्जी लेवल जो है वो 3 पुट करें, आप इसका स्क्वायर लें, सॉल्व करें, तो 97.60 × 10⁵ पर मीटर। फिर थर्ड लाइन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन आपने छोटा शेल लोअर एनर्जी लेवल, वो तो हमेशा 1 रहेगा, लेमन ट्रीज में N1 = 1 रहेगा। अब शेल जो है कौन सा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है? पहले शेल 2 से जंप करवाया, 3 से जंप करवाया, अब हम शेल नंबर 4 से जंप करवाते हैं। तो N1 की वैल्यू 1 पुट कर दें, N2 की वैल्यू जो है वो 4 पुट हो जाएगी। 1 का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर लें, इस इंटरनल फैक्टर को सॉल्व करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आएगा 102.70 × 10⁵ पर मीटर। नेक्स्ट है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन कौन सी होगी? लिमिटिंग लाइन वो होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 1 के अंदर जंप तो कर रहा है, लेकिन आ कहाँ से रहा है? शेल नंबर 1 से नहीं आ रहा, शेल नंबर 2 से नहीं आ रहा, 3 से नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा है? बहुत कहीं दूर इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी से शेल नंबर 1 में जंप करेगा तो ये लाइन लिमिटिंग लाइन कहलाएगी। क्यों? कि इन्फिनिटी से ऊपर तो कुछ है नहीं है ना। इन लिमिट क्या है? लिमिट इज़ द इन्फिनिटी। पहला शेल तो लिमिट नहीं है, क्योंकि उसके बाद शेल नंबर 2 मौजूद है, उसके बाद शेल नंबर 3 मौजूद है, उसके बाद शेल 4 है। तो लिमिट कहाँ आएगी? लिमिट आएगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद तो कोई शेल नहीं होगा। तो चूंकि हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लिमिटिंग लाइन। याद रखिएगा, ये लिमिटिंग लाइन लेमन ट्रीज के अंदर इसको हम नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का भी। क्यों और कैसे, थोड़ा सा आगे चल के, पहले ये किस्सा ख़त्म कर लें। हमने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है शेल नंबर 1 में, लाना कहाँ से है? इन्फिनिटी पे। तो 1 का स्क्वायर ले लें और इन्फिनिटी को पुट करें, इन्फिनिटी का स्क्वायर हुआ 0 और 1 / 0 0, ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0 और ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 / 1 1, और 1 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा फैक्टर उसी तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखा है 1.09678 × 10⁻⁷। तो आप क्या कर लो, इस 1 को डेसिमल पॉइंट जो है इसको ले जाओ 9 के बाद, ठीक है। 9 के बाद लेके जाओगे तो चूंकि आपने राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव किया है और 2 डिजिट्स मूव किया है, तो 7 में 2 डिजिट्स की कमी हो जाएगी, तो 7 आ जाएगा 5 पे और ये हो जाएगा 109.678 × 10⁻⁵ पर मीटर। तो ये आपके पास आ गई एक वेव नंबर की वैल्यू। तो जो लिमिटिंग लाइन है दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लेवल एंड इनफाइनाइट लेवल। क्योंकि हम लेमन ट्रीज के लिए बात कर रहे हैं ना, तो लेमन ट्रीज में हमारा जो पहला लोअर एनर्जी लेवल है वो कौन सा है? फर्स्ट
शेल। और हायर एनर्जी लेवल कौन सा है यहाँ पे? इन्फिनिटी है। तो जो लिमिटिंग लाइन है दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लेवल एंड द इनफाइनाइट लेवल, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की आई है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वेव नंबर कितना होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेव नंबर इतना होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आपने एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कहाँ भेजना है? इन्फिनिटी पे तो भेजना है ना। तो डिफरेंस कहाँ होगा? इनफाइनाइट लेवल और फर्स्ट लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट लेवल के ऊपर मौजूद है, बेचना कहाँ है? इनफाइनाइट लेवल के ऊपर बेचना है। तो ये जो लिमिटिंग लाइन है यही तो हमें बता रही है कि फर्स्ट शेल और इनफाइनाइट लेवल के अंदर कितना गैप होगा, कितना एनर्जी का गैप होगा, और उससे कितना वेव नंबर आना है। तो 109.678 × 10⁵ पर मीटर। ये तमाम की तमाम लाइंस, ऑल दीज लाइन, ये लेमन्स ट्रीज हैं और इनकी क्लोज वैल्यू है, दे पेयर इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप। ये जो ऊपर हमने लाइंस कैलकुलेट की ना, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, अब आपकी बुक में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। तो आपको बच्चा सोच ले कि सर कितनी मालूम करनी है, तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर के अंदर लिख रहे हो तो आप पहली दो लाइंस जो है वो ले लो, थर्ड लाइन को ना ड्राइव करो, पहली दो लाइन ड्राइव कर लो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको कहा जाता है कि आप लेमन सीरीज के अंदर फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करो, आप लेमन सीरीज के अंदर सेकंड लाइन कैलकुलेट करके दो, या आप लेमन सीरीज के अंदर थर्ड लाइन कैलकुलेट करके दो, या लेमन सीरीज के अंदर फोर्थ लाइन या फिफ्थ लाइन या सिक्स्थ लाइन या लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करके दो। तो जो भी कही जाए वो आप कैलकुलेट करके दे दें। अगर ना कही जाए, आप खुद से कर रहे हो, तो पहली दो लाइंस आप कैलकुलेट करके दे दें। तो ये तमाम की तमाम लाइंस, इनकी वैल्यू क्लोज है, तमाम की तमाम जो है ये देख लें, 10⁵, 10⁵, 10⁵, 10⁵, और फिर बाकी जो नंबर है वो भी कोई बड़ा नंबर नहीं है, बड़ा गैप नहीं है। नेक्स्ट बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज दूसरी सीरीज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो दूसरी सीरीज है इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है एंड नंबर 2 में। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, शेल नंबर 1 N1, लेकिन हमने इसको N1 में जंप नहीं करवाना। ये शेल नंबर 2 N2, हमने इसको शेल नंबर 2 में जंप करवाना है। कहाँ से? शेल नंबर 3 से, शेल 4 से, 5 से, 6 से। तो शेल नंबर 2 से जंप करवा दें, शेल नंबर 3 से 2 में जंप करवा दें, 4 से 2 में जंप करवा दें, 5 से 2 में जंप करवा दें, 6 से 2 में जंप करवा दें। तो आपको मुख्तलिफ लाइंस मिल जाएंगी। ये पहली लाइन होगी, ये सेकंड लाइन जो हमें ऑब्टेन होगी, ये थर्ड लाइन जो ऑब्टेन होगी, ये फोर्थ लाइन है जो हमें ऑब्टेन होगी। तो जितनी चाहें हम लाइंस ऑब्टेन कर सकें और जितनी चाहें हम इसको ले जाएं, इन्फिनिटी तक भी हम इसको ला सकते हैं, लिमिटिंग लाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दिस ट्रीज इलेक्ट्रॉन फॉल बैक टू N2, और हम अगर उसकी पहली लाइन, फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करें तो फर्स्ट लाइन जो है वो कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा शेल नंबर 2 में, कहाँ से? शेल नंबर 3 में। तो चले वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ लोअर एनर्जी लेवल जो है वो 2 है, तो जहाँ N1 लिखा था लोअर एनर्जी लेवल, वहाँ 2 पुट कर दिया। हायर एनर्जी लेवल जो है वो 3 है, तो N2 की जगह हमने पुट कर दिया है 3। 2 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर लें, इस इंटरनल फैक्टर को सॉल्व करें और रेडबर्ग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट आएगा आपके पास 15.234 × 10⁵ पर मीटर। और इस लाइन को हम अल्फ़ा लाइन, हाइड्रोजन अल्फ़ा लाइन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर तक मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, सिर्फ थोड़ा इंतज़ार कर लें। फिर सेकंड लाइन अगर हमने ऑब्टेन करनी हो तो हमने इलेक्ट्रॉन को जंप तो N2 में ही करवाना है, लोअर एनर्जी लेवल तो हमारा 2 ही रहेगा। तो पहले हमने 3 में जंप करवाया, अब हमने 3 से 2 में जंप करवाया, अब हम 4 से 2 के अंदर जंप करवाएंगे और देखेंगे कि कितनी एनर्जी जो है, ये कितना वेव नंबर आता है। तो आप लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू पुट करें 2, हायर एनर्जी लेवल की पुट करें 4, आप इनका स्क्वायर फाइंड करें, फिर इसको सॉल्व करें इंटरनल फैक्टर को,
रेड बार कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आने वाला है 20.566 इन 10⁵ पर मीटर। तो ये जो लाइन है, ये जो सेकंड लाइन है, इट इज़ नोन एज बीटा लाइन। पहले वाली अल्फा लाइन, नाउ इट्स अ बीटा लाइन। अब थर्ड लाइन अगर हमने ऑब्टेन करनी हो तो थर्ड लाइन कैसे होगी? पहले हमने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया 2 में फ्रॉम 4, अब हमने 5 से जंप करवाना है 2 में। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ने आना है उसकी मंजिल तो 2 ही रहेगी। 4 से 2 में जंप कर चुका, अब 5 से 2 में ये जंप करेगा। तो लोअर एनर्जी लेवल आ गया 2 और हायर एनर्जी लेवल जो है वो 5 आ गया। इनका स्क्वायर लें, इंटरनल ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करें, रेडबर्ग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ रहा है 23.05 × 10⁵ पर मीटर। ठीक है, अब आगे लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन इन्फिनिटी से आप लेके आते हो इन्फिनिटी, तो लोअर एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ पे N2 ही रहेगा जैसे तमाम ऊपर हम देखते आ रहे हैं, और हायर एनर्जी लेवल अब की बार इन्फिनिटी होगा क्योंकि जो लिमिटिंग लाइन है वो इन्फिनिटी वाली होती है, हायर एनर्जी लेवल इन्फिनिटी का होता है। तो N2 पुट कर दें और इन्फिनिटी पुट कर दें, इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, ये पूरा फैक्टर जो है वो 0 बन जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 4 को आप इस 1/4 को इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आने वाला है 27.421 × 10⁵ पर मीटर। ठीक है, तो ये जो थर्ड लाइन थी इसको गामा लाइन कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये नाम क्यों दिए गए? याद रखिएगा, ये जो बाल्मर सीरीज है, इट इज़ द ओनली सीरीज दैट लाइज इन विजिबल रीजन। ऊपर हम बात कर चुके कि इट इज़ द ओनली सीरीज दैट लाइज इन द विजिबल रीजन। चूँकि बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर आपको नज़र आती है, तो विजिबल रीजन के अंदर नज़र आने वाली 3 लाइंस जो हैं, एक लाइन को अल्फ़ा लाइन, दूसरी को बीटा, तीसरी को जो है वो गामा लाइन कहा जाता है। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। और एक और बात, ऊपर भी तो हमने जो लेमन सीरीज है उसके अंदर भी तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन हमने कैलकुलेट की। यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा गामा का नाम नहीं दिया, यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा गामा का नाम क्यों दे रहे हैं? तो याद रखिएगा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बाल्मर सीरीज का विजिबल रीजन के अंदर लाई करना है। आप अल्फ़ा बीटा गामा ये जो टर्म्स हैं ये मोस्टली यूज़ ही बाल्मर सीरीज में करते हो, ये आप मोस्टली यूज़ ही विजिबल स्पेक्ट्रम में करते हो। पहली लाइन अल्फ़ा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा लाइन। नेक्स्ट पार्शियल सीरीज। अब मैं थोड़ा टाइम लूँगा, इसको क्विकली करवाऊँगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है। और जैसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑब्टेन की हमने लेमर और बाल्मर सीरीज में, बाकियों का भी बिल्कुल वैसा ही है। सिर्फ इसमें मेन याद रखने वाली बात यह है कि पार्शियल सीरीज थर्ड नंबर के ऊपर आती है और इसमें आपने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है शेल नंबर 3 में। कहाँ से करवाना है? 3 से ऊपर वाले जितने हैं 4 से जंप करवाएं 3 में और वैल्यूज़ पुट करें। आप वेव नंबर जो है वो कैलकुलेट कर लें। फिर आप 5 से 3 में जंप करवाएं, आप वैल्यूज़ पुट करें और वेव नंबर कैलकुलेट करें। फिर अगर लिमिटिंग लाइन लेनी हो तो लिमिटिंग लाइन में तो हम इन्फिनिटी से लाते हैं, तो आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएं शेल नंबर 3 में। पार्शियल सीरीज तीसरी है, तो आपने याद रखना है कि इसमें अंदर हमने शेल नंबर 3 के अंदर इसको जंप करवाना है। तो वैल्यूज़ जो है वो पुट करें, सॉल्व करें और रिजल्ट ऑब्टेन कर लें। और ये जो पार्शियल सीरीज है इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, बाकी तमाम इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही आती हैं। नंबर 4 पे आ जाएं, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज नंबर 4 के ऊपर है, चूँकि नंबर 4 के ऊपर है तो आपने इसको शेल नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है। कहाँ से? हायर शेल से। तो आप शेल नंबर 5 से 4 में जंप करवाएं, वैल्यूज़ पुट करें और हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल फार्मूला में पुट करें तो आपके पास वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। फिर 6 से आप 4 में जंप करवाएं, वैल्यूज़ पुट करें, 4 और 6 की स्क्वायर लें और रेडबर्ग कांस्टेंट से वो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेव नंबर आ जाएगा जैसे ऊपर कैलकुलेट किया। और लिमिटिंग लाइन आपको कैलकुलेट करनी हो तो इन्फिनिटी से शेल नंबर 4 में जंप करवाएं, वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा वेव नंबर का। और ये तमाम की तमाम जो लाइंस हैं, ठीक है, ये तमाम की तमाम जो सीरीज है ब्रैकेट सीरीज इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, बड़ी वेवलेंथ्स हैं इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं। फिर आ जाए जी पफेंट सीरीज के अंदर, जो कि 5वीं सीरीज है, पफेंट सीरीज है।
अब पफन सीरीज में आपने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है शेल नंबर 5 में। कहाँ से जंप करवाना है? हायर शेल से। तो हायर शेल 6 से 5 में जंप करवा लें। वेव नंबर कैलकुलेट करें तो 1.304 × 10⁵ मीटर। और फिर आप शेल नंबर 7 से 5 में जंप करवाएं, शेल नंबर 8 से जंप करवाएं, और या आप इन्फिनिटी से 5 के अंदर जंप करवाएं। अगर इन्फिनिटी से 5 में जंप करवाते हैं तो इट्स लिमिटिंग लाइन, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इन लाइंस में मैं बता चुका हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, सर कौन सी फर्स्ट लाइन मालूम करें, सेकंड, थर्ड, इन्फिनिटी। तो भाई अगर तो आपको कहा जाए, ज़्यादातर केसेस में आपको कहा जाता है कि फ़र्स्ट लाइन कैलकुलेट करके दो फ़लाँ सीरीज़ में, सेकंड लाइन कैलकुलेट करके दो फ़लाँ वाली सीरीज़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि वो फ़लाँ वाली सीरीज़ जो है वो किस तरह से आती है। ब्रैकेट सीरीज़ कब आती है? कि जब जो है वो इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 में जंप करता है किसी भी हायर में। अब उसने शेल नंबर 4 में जंप करना है, कहाँ से आना है? ठीक है, तो अगर 5 से आ जाए तो पहली लाइन है, 6 से आ जाए तो सेकंड लाइन है, 7 से आ जाए तो थर्ड लाइन है, 8 से आ जाए तो फोर्थ लाइन है, 5th से आ जाए और उसका 9th शेल नंबर 9 से आ जाए तो उसकी रिस्पेक्टिव लाइन है। इन्फिनिटी वाली चाहिए, लिमिटिंग लाइन चाहिए तो इन्फिनिटी से जंप करवा लें। तो भाई आपको पहली जो चीज़ पता होनी चाहिए कि ब्रैकेट सीरीज आती कैसे है। शेल नंबर 4 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब आती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि आपको कौन सी लाइन कहा गया है कैलकुलेट करने से। आपको अगर सेकंड लाइन शॉर्ट क्वेश्चन में कह दिया गया है, मिसाल के तौर पे आपको कह दिया कि ब्रैकेट सीरीज में सेकंड लाइन का वेव नंबर कैलकुलेट करके दें, तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि ब्रैकेट सीरीज जो है वो कौन सी है जब इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 में जंप करता है। दूसरी चीज़ जो आपको क्या पता होनी चाहिए कि सेकंड लाइन कौन सी होगी। तो 4 से पहले तो आएगा, 5 से 4 में आएगा, तो 5 से 4 में आएगा क्योंकि 4 के बाद फ़ौरन बाद नंबर कौन सा है? 5 है। तो 5 से जब 4 में आएगा तो ये पहली लाइन हो जाएगी, इसका मतलब ये हमें नहीं चाहिए। फिर सेकंड लाइन हमें चाहिए, ठीक है, तो आ जाएं। 6 से 4 में जंप करवा लें, तो 6 से 4 में जंप करवाएं तो इसका मतलब है ये सेकंड लाइन होगी, यही तो हमें चाहिए। तो n1 की वैल्यू पुट हो जाएगी 4 और n2 की वैल्यू जो है वो पुट हो जाएगी 6। तो फार्मूला में n1 और n2 की वैल्यू पुट करें और आप कैलकुलेट कर लें सेकंड लाइन, सिंपल सी है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।